हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सेट फिफ्थ डिस्कस करेंगे। सो या अभी हमारे यहाँ ईटीटी सेकेंड पेपर की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी ले लीजिए। तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिथियम न्यूक्लियस गिवन मास ऑफ द प्रोटॉन इज दिस, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज दिस, जो कि एएमयू के अंदर दे रखा है। तो मास ऑफ द लिथियम ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस, ठीक है। एक और चीज, जो इसके अंदर यहाँ पे लिथियम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो 3 है वो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द 7 रिप्रेजेंट द मास नंबर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखा है और वो कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से निकाली जाती है? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 प्रोटॉन और क्योंकि देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यही होते हैं, जो एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो वो लिख लिया 3 प्रोटॉन्स प्लस 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि देखो 7 में से 3 गए, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 3 प्रोटॉन्स हैं तो 7 आउट ऑफ 3 जो है 4 न्यूट्रॉन्स रह गए हैं। तो माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि लिथियम न्यूक्लियस का मास है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि लिथियम के न्यूक्लियस का मास है। बस अब इसको क्या कर देना है, तो मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, बस सारी वैल्यूज को पुट करो, आंसर निकालो। यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 1.008149 प्लस 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00893, ठीक है, माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन इज 7.01822, ठीक है। ऑब्वियसली ये एएमयू के अंदर है तो इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा, यानी कि डेल्टा एम जो है, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो जो डेल्टा एम का आंसर आएगा उसको हमने 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर कि वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि ये एएमयू के अंदर है सारे मासेस, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी का आंसर आएगा वो कुछ 39 वोल्ट्स आ जाएगा, 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन सकता है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ये थी, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाए फिर क्या करेंगे, तो उसको उसके न्यूक्लियन के नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बिल्कुल टाइप का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा गया है, किसका? नाइट्रोजन का, नॉट निकल एक्चुअली, नॉट नाइट्रोजन, दिस इज निकल, ठीक है। ये निकल है क्योंकि निकल का होता है ना, एक्चुअल में ये इस तरह से है Ni, ठीक है। निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है ना, तो दिस इज निकल, ठीक है। हैविंग अ मास ऑफ 63.928 AMU, गिवन द मास ऑफ द प्रोटॉन इज दिस एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। मेथड देखो सेम रहेगा, लाइक देखो यहाँ पे डेल्टा एम का वही फॉर्मूला, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे, 28 होंगे, तो बस 28 इंटू एम पी, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 64 में से 28 जाएंगे 36, ठीक है। तो 36 एम एन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं हम, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का मास होगा यहाँ पे वो लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 63.926, ठीक है। तो यहाँ पे 63.928 इसका जो है ऑल ओवर मास है। बस 28 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 1.088149 माइनस 36 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है 1.00893, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, ठीक है। देन 63.928 इसका मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एम तो आएगा, लेकिन अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो जो भी इसका आंसर आता है उसको अभी बाइंडिंग एनर्जी आ गई, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए उसको न्यूक्लियॉन्स के नंबर से डिवाइड कर देना है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसको न्यूक्लियॉन्स का नंबर कितना है 64 है ना। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन इज नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारे पास जो है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 64। तो जो बाइंडिंग एनर्जी का आंसर आएगा उसको 64 से डिवाइड कर देना है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। या सो नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। यानी कि देखो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा नहीं दे रखा होता, मतलब सिंबल नहीं दे रखा होता, तो इसके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स को कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्या। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ही है, तो इसके अंदर कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियम हुज हाफ लाइफ इज 1590। तो वो कह रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है किसका, रेडियम के सैंपल का जिसका हाफ लाइफ हमें 1590 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लैम्डा है और जो हाफ लाइफ है उसके अंदर क्या दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, कुछ इस तरह से लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई टी की पावर में हाफ, और हाफ लाइफ हमें दे रखा है, लैम्डा हमें निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 1590 ईयर्स। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4.3 इंटू 10⁴ ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following choices list the 4 known types of forces in nature in order to the decreasing strength। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अंदर लिखना है बेसिकली। हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन ऑर्डर दिए डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमें पता है हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे लास्ट पे होता है। यहाँ पे भी सबसे लास्ट पे है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे पहले नहीं आना चाहिए, वो सेकंड पोजीशन पे होता है। ग्रेविटेशनल वीक होता है, नन ऑफ अबव नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन उसके बाद वीक, देन उसके बाद ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो है। देन उसके बाद है फिनोमिना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। वो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से फिनोमिना रहेगा जिसमें जो है रेडिएशन जो है स्प्लिट कर देती है मैटर को पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में। देखो सपोज अगर इस चीज को ना कंसीडर किया जाए और HCl, जैसे मेरे पास HCl, अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं तो HCl हमारे पास किसके अंदर ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो मतलब ये आयंस के अंदर ब्रेक होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि HCl की आयोनाइजेशन हो गई है। तो फिनोमिना बाय विच जो रेडिएशन है स्प्लिट कर देती है मैटर को पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। आयोनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन, ये पर्टिकुलर बीटा डीके की दे रखा है, द एंटी न्यूट्रिनो एस्केप्स द डिटेक्शन। जो एंटी न्यूट्रिनो है वो डिटेक्शन के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ना बीटा डीके के अंदर हमने पढ़ा है कि जो एंटी न्यूट्रिनो है उसकी डिटेक्शन बाद में, क्योंकि वो एक तो चार्जलेस पार्टिकल है, इंटरेक्ट भी नहीं करता मैटर के साथ। वो एक जो वो पार्टिकल है वो हमने सिर्फ लाया कि हाँ एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से जो पैरिटी है वो वायलेट कर रही है, इस वजह से हमें न्यूट्रिनो के बारे में पता चला। तो इट्स एग्जिस्टेंस इज इनफैक्ट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ, इसकी जो हमारे पास एग्जिस्टेंस थी वो कब हमें पता चली, एक तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर कुछ बीटा डिके वाला सिस्टम दिया होता तो वहां से पता चलती, लेकिन यहाँ पे सच बीटा डिके वाला कुछ दे नहीं रखा है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते टाइम ऐसा हुआ, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेलिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड एसिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो हमारे पास जो पर्टिकुलर आंसर रहेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम हमें पता चला था, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली थी कोबाल्ट वाली रिएक्शन की, वहां से हमें पता चला था कि ऑब्वियसली उसकी सिमेट्री की भी चेक की गई थी, लेकिन जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते टाइम हमें बेसिकली पता चला था बीटा डीके के बारे में, उसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है
प्रोटॉन्स हैज द चार्ज, प्रोटॉन एक ऐसा चार्ज है जिसका मास किस तरह से है, तो जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट वाला यही है 1837 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ 183 टाइम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइसोटॉप विद हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो आइसोटॉप्स है बेसिकली वो कह रहे हैं यहाँ पे उनके बारे में नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। ये जिन आइसोटॉप्स की हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, हाई बाइंडिंग एनर्जी का होना मतलब जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा टाइटली बाइंडेड है, और बहुत ज्यादा टाइटली बाइंडेड है उसको हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कि वो फ्री हो जाए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वो स्टेबल आइसोटॉप है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। तो विल डिके इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं है, इट इज अनस्टेबल ये भी नहीं है, इट इज स्टेबल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है मतलब वो आइसोटॉप जो है वो स्टेबल कहलाता है, ठीक है। हैज अ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट एन आइसोटॉप विद हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ वेरी स्टेबल आइसोटॉप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द गामा रे इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज जो है गामा रे के लिए ट्रू है। इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन बी, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि जो गामा रेज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो गामा रेज हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो इट हैज जीरो रेस्ट मास एंड अ न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। जो अल्फा एंड बीटा है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, पर जो गामा रेज है दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। डिफ्लेक्शन ना आने का मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा पर्टिकुलर गामा रे पार्टिकल है वो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a reaction that releases more energy than is put into it is called as, वो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है देन इसके अंदर पुट करते हैं, वो कौन सी है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूक्लियर, केमिकल, रेडियो एक्टिविटी। नो डाउट न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि द रिएक्शन दैट रिलीजेस मोर एनर्जी देन वी पुट इट, मतलब इसको स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं वो कम है, लेकिन ये जो एनर्जी मतलब ऑब्वियसली देती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ इसमें इन सभी में से जो पर्टिकुलर एग्जांपल सबसे ज्यादा सही है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इतनी एनर्जी इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नहीं चाहिए, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जब चेंज होते हैं रिएक्टेंट को हमें बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए नहीं चाहिए, जितना जो वो प्रोडक्ट बनता है जब उनका बॉन्ड मेक होता है तब एनर्जी बहुत ज्यादा जो है रिलीज होती है, इन कंपैरिजन जितना हमने दिए बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ई, that is exothermic reaction, more energy is released than we put into it, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है the difference in the masses of the resultant nucleus and the sum of the masses of the two parent न्यूक्लियर पार्टिकल इज नोन एज, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट इन द मासेस ऑफ द रिजल्टेंट न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई हैं, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं उनके मासेस का डिफरेंस एंड द सम ऑफ द टू मासेस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो आया है हमारे पास डिफरेंस आया है उस चीज का, वो उनको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन द मास ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, उसको मास डिफेक्ट ही तो कहते हैं, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा एम मतलब क्या होता है, चेंज इन मासेस, तो चेंज इन मासेस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वाले मासेस, फाइनल वाले मासेस मतलब न्यूक्लियस जो मतलब डॉटर है और पेरेंट मतलब जो इनिशियल है, ठीक है, उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफेक्ट आता है ना, मास डिफेक्ट जिसको बोला जाता है, चेंज इन मासेस को मास डिफेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज गिवन बाय डेल्टा एम। तो फिर 11th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मास डिफेक्ट, ठीक है। तो लाइक हमारे यहाँ अभी मास्टर कैडर की जो प्रिपरेशंस हैं, जो कोचिंग है वो अवेलेबल है, लाइक केमिस्ट्री की, फिजिक्स की जो कि ऑब्वियसली मैं करा रही हूँ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जाके लें, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपको जिस पेपर की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट यानी कि मिलती रहे, तो
या आप अपना नेम, आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल, है ना। तो इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ताकि जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाए, ठीक है। सो या अभी नेक्स्ट हमारे पास है, इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ द नाइट्रोजन इज गिवन बाय, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर शेल मॉडल के अंदर इस पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन है उसका जो स्पिन और पैरिटी है वो कैसे हम ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 7 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम 15 माइनस 7 से निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएंगे 8, विच इज इवन, ठीक है। तो मतलब जो न्यूट्रॉन है वो तो हमें इसकी स्पिन पैरिटी के बारे में नहीं बताएंगे, तो जो प्रोटॉन है वही हमें इसकी स्पिन और पैरिटी के बारे में बताएंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो 7 प्रोटॉन है वही हमें बताएंगे इसकी स्पिन और पैरिटी के बारे में, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, हो गया 1s हाफ, ठीक है। देन उसके बाद 1p 3/2, देन फिर 1p हाफ, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 आ सकते हैं, तो 1s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है 1p 3/2, इसके अंदर 4 ही आ सकते हैं, ठीक है। 4 5 6 एंड 1 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट वाला ऑड होता है वो हमें बताता है, ये देखो 4 5 6 एंड 7 इस तरह से फीलिंग होती है। तो जो हमारे पास लास्ट होता है वो हमें बताता है बेसिकली कि पर्टिकुलर हमारे पास जो है लास्ट वाला किसके अंदर गया है, वो हमें स्पिन और पैरिटी का बताता है, ठीक है। तो 1p की हाफ जो है इसके ऊपर क्या है हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है हमारे पास वो 1 है। एक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लास्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है ना वो हमें बताएगा स्पिन और पैरिटी के बारे में। तो यहाँ जो पैरिटी होती है वो कुछ इस तरह से गिवन है, -1 की L, ठीक है। तो और जो हमारे पास J है उसकी वैल्यू इसके अंदर हाफ है, ठीक है। तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, हाफ आ रही है। तो बस अभी जो P है उसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी SPDF, ठीक है। L की वैल्यू इसके लिए 0 है, इसके लिए हमारे पास 1 है, इसके लिए 2 होती है, इसके पास 3 होती है। तो L की वैल्यू हमारे पास S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, तो L की वैल्यू अगर P के लिए 1 है तो -1 की 1, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो जो पैरिटी है वो हमारे पास क्या है -1, पैरिटी अगर 1 है, एंड जो स्पिन है वो हाफ से रिलेटेड यानी कि हाफ की पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो पैरिटी कुछ इस तरह से निकालते हैं हाफ जो तो स्पिन पैरिटी न्यूक्लियर शेल मॉडल की इस वजह से। अब यहाँ पे देखो माइनस हाफ की जो है वो -1 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे लाइक माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो फिर इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाफ की हाफ माइनस ऊपर, ठीक है -1। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन ए है फिर वो करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास the semi-empirical mass formula for the binding energy of the nucleus contains the surface correction term। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जब हम ऑब्वियसली सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी लाइक सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी एंड पेयर वाला सिस्टम। तो यार इसके अंदर उसके अंदर भी यही था कि लास्ट रिजल्ट के अंदर वो सभी याद रखना था कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ किसके रही है, ठीक है। तो semi empirical mass formula for the binding energy of the nucleus contain a surface correction term। this term depends upon the mass number of the nucleus। वो उन्होंने ये भी बता रखा है कि ये जो टर्म है मास नंबर ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बताओ कि किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए की पावर में 2/3 के साथ वो वेरी कर रही थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट है the dispersive power of the grating is given by dispersive power of the grating, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो dispersive power of the grating is given by B ऑप्शन। dispersive power of the grating का ये फॉर्मूला था d5/d lambda is equals to mx cos phi। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ना m के साथ अगर dispersive power हम पढ़ते हैं तो लाइक दो तरह से दे रखा होता है, यानी कि m के साथ एक कांस्टेंट था वहां पे, तो उन्होंने उस कांस्टेंट को x ले लिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसके अंदर m था cos phi था और यहाँ पे कांस्टेंट जिसको उन्होंने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज d5/d lambda इज इक्वल्स टू mx डिवाइड बाय cos ऑफ phi, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी इज इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, ऑब्वियसली इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। सेंट्रल हमारे पास ब्राइट होता है, देन उसके बाद जो है अगेन डार्क ब्राइट का जो पैटर्न है वो बनता रहता है। ऑब्वियसली इंटेंसिटीज जो है सेम ही रहती हैं, ठीक है, और विड्थ भी सेम ही रहती है।
तो यहाँ इसके अंदर क्या होता है, क्रिएटेड at position of maxima, destroy the position of minima, conserved but is redistributed, none of above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरफेरेंस पैटर्न। जो हमारे पास एनर्जी है एक तो वो कंजर्व्ड रहती है और वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो हमारे पास एनर्जी है, द एनर्जी मस्ट बी कंजर्व एंड इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, an unpolarized light is incident upon a glass plate of refractive index इतना at the Brewster angle and gets completely polarized। वो कह रहे हैं एक unpolarized light जिसको इंसिडेंट कराया गया है ग्लास प्लेट पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.54 है at Brewster angle and gets completely polarized, और completely polarized हो चुकी है। The angle of polarization is, अब हमें angle of polarization निकालना है। अब यहाँ पे Brewster angle की बात की गई है, angle of polarization की बात की गई है, ठीक है। बेसिकली हमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ब्रेविस्टर एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सॉरी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ब्रेविस्टर एंगल दे रखा है और एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना है। तो ब्रेविस्टर एंगल और एंगल ऑफ सॉरी एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कहाँ जो रिलेशनशिप है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन के अंदर कहाँ जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है, म्यू इज इक्वल्स टू टैन आईपी, यानी कि आईपी यहाँ पे पोलराइजेशन एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ब्रेविस्टर एंगल के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है दैट इज 1.54, टैन हमारे पास ये है टैन आईपी, आईपी मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टैन को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो टैन को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1.54, ठीक है। तो टैन इनवर्स 1.54 की वैल्यू होती है 57 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ इसका फिर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 57 डिग्री, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बता भी रखा है गिवन दैट tan 57 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1.54, इस तरह से है ना, tan 57 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1.54, तो 57 डिग्रीज इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1.54, क्लियर। तो 50 tan इनवर्स 1.5 डिग्री का जो आंसर है वो 57 डिग्रीज आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन एंगल की वैल्यू फिर 57 डिग्रीज हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रेविस्टर्स एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेरेंस इज 54.74 डिग्रीज, ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास स्ट्राइक्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्रीज, ब्रेविस्टर एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेरेंस कितना दे रखा है 54.74 डिग्रीज। इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगर जो रे ऑफ लाइट है वो एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है ब्रेविस्टर एंगल, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने पोलराइजेशन एंगल की बात नहीं की हुई है बल्कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो एक और होता है हमारे पास स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला होता है कि इंसिडेंट डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इज इक्वल्स टू म्यू, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने जो यहाँ पे इंसिडेंट लिया है वो आईपी यानी कि पोलराइजेशन एंगल का लिया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें साइन आर निकालना है, मतलब ऑब्वियसली आर निकालना है अकेला, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो बस यहाँ पे हम निकाल लेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू जो है हमारे पास वो इसमें दे रखा है, अच्छा ठीक है, म्यू हम निकाल लेंगे, बेसिकली म्यू नहीं दे रखा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखो इसको इस तरह से शफल कर लेते हैं, म्यू इधर आ जाएगा, साइन आर ऊपर चला जाएगा, तो साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई पी डिवाइड बाई म्यू। साइन आई पी हमें गिवन है, आई पी ऑब्वियसली लाइक इफ द रे इज गोइंग टू द ग्लास, तो म्यू ऑब्वियसली हमें निकालना आना चाहिए, म्यू हम निकाल लेंगे। तो अगर ये दोनों पता है तो हम साइन आर इजीली निकाल सकते हैं। और देखो म्यू कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन देखो कितना दे रखा है, द ब्रेविस्टर एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेरेंस इज 54.74 डिग्रीज, तो मतलब पोलराइजेशन एंगल दे रखा है ना, यहाँ पे ब्रेविस्टर एंगल दिया हुआ है तो पोलराइजेशन को बोल रहे हैं। तो tan 54.74 डिग्रीज, tan 54.70 डिग्रीज की वैल्यू यहाँ पे √2 दे रखी है, तो यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, √2। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई है, बस अब तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये देखो
साइन आर इक्वल्स टू साइन आई पी, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, साइन आई डिवाइड बाय, देखो, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास स्ट्राइक्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री। मतलब अगर हम यहाँ पे आई पी लिखने की बजाय आई भी लिख दें, स्नेल्स लॉ तो यही होता है ना, तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास साइन 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो ये हमारे पास साइन आर है, डिवाइड बाय म्यू हमने √2 निकाल लिया है, ठीक है। तो बस साइन 45 क्या होता है, 1/√2, और ये √2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कुछ इस तरह सॉल्व कर लेंगे, 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो यानी कि साइन आर इज इक्वल्स टू 1/2, आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो बेसिकली 30 हो जाती है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 डिग्रीज, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा बहुत पता लगना चाहिए कि लाइक ब्रेविस्टर एंगल्स की किस तरह से बात हो रही है, मतलब रिलेशंस पता होने चाहिए, अगर ये दोनों रिलेशंस पता थे तो आप इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 30 डिग्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वार्टर वेव प्लेट है जो कि whose faces are cut parallel to the direction of the optic axis. The thickness of the plate is such that O and E ray have the path difference of λ/4, then the change in the phase difference is। तो उन्होंने पूछा है कि अगर वो पाथ डिफरेंस λ/4 का दे रही है तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो देखो, अगर पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है तो हमारे पास फेज डिफरेंस फाई का हो जाता है ना, डेंसर से अगर रिफ्लेक्ट होती है कोई भी वेव तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस देती है, तो उस केस के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है पाई हो जाता है, हमने जो है लास्ट सेट्स के अंदर भी पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास पार्ट डिफरेंस λ/4 हो जाता है तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है वो λ/2 हो जाता है, तो उसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर पार्ट डिफरेंस λ/4 है तो फेज डिफरेंस हमारे पास π/2 हो जाता है, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज π/2। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इज नॉर्मल एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट हो जाना इज नॉर्मल, और दिस इफेक्ट इज नॉन एज, इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इस इफेक्ट को पास्चन बैक इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब स्पेक्ट्रल की स्प्लिटिंग होती है उसको पास्चन बैक इफेक्ट बोला जाता है, लेकिन अगर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट के अंदर ही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को देखा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पास्चन बैक की बात करें तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को देखा जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। तो 21 फॉर द रामन ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स आर, तो अभी रामन ट्रांजिशन के जो सिलेक्शन रूल्स थे उसके अंदर क्या था, डेल्टा जे की जो वैल्यू थी वो 0 + -2 थी, और डेल्टा एम की जो वैल्यू थी वो 0 + -1 थी। तो ये रामन ट्रांजिशंस के रूल थे, सिलेक्शन रूल्स थे, बाकी जो थे फॉरबिडन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेल्टा जे की वैल्यू 0 + -2 और डेल्टा एम की वैल्यू 0 + -1। तो ये भी आपको एज इट इज याद रखना क्योंकि रामन ट्रांजिशंस के अंदर ये पूरा टॉपिक था, ठीक है। या नेक्स्ट है हमारे पास the longest wavelength of the Lyman series in the हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन। तो लाइमन सीरीज क्या होता है, लाइमन सीरीज हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की फर्स्ट वाली सीरीज होती है जिनमें से कब कोई जो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है वो 1, जब कोई भी जो हमारे पास पर्टिकुलर एटम है वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर आके गिरे तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है तो वो लाइमन सीरीज बन जाती है, ठीक है। चाहे हमारे पास लास्ट से आए, चाहे हमारे पास सेकंड से आए, चाहे हमारे पास थर्ड से आए, चाहे हमारे पास फोर्थ से आए, चाहे हमारे पास फिफ्थ से आए, है ना, किसी भी लाइक एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है बेसिकली n इज इक्वल टू 1 स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो सीरीज बनती है उसको लाइमन सीरीज कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो किस तरह से मतलब दी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाइक क्योंकि देखो आर एच ब्रैकेट के अंदर 1/n1² - 1/n2²,
ठीक है। n1 स्क्वायर तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 ही है क्योंकि लाइमन सीरीज है, ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमेशा 1 ही होएगा, बट n2 को चेंजेस हमें पता चलने हैं। तो n2 का यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे n2 का आया हुआ है 2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे n2 का आया हुआ है 2 स्क्वायर। तो देन उसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है। हाँ, ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बेसिकली जो है वो सेम ही है, तो इनमें से कोई मतलब, या शायद यहाँ पे प्लस होएगा, है ना, तो उस हिसाब से जो है ये बेसिकली ए और सी अभी सेम ही है यहाँ पे। तो डी पे भी यहाँ पे इन्फिनिटी आया हुआ है, तो ये बी और डी जो है वो करेक्ट नहीं है। इन्फिनिटी से जब लाइन आएगी तब हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच न्यू। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी शॉर्टेस्ट। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ से होगी? n इज इक्वल टू 2 से ही होगी ना सबसे कम एनर्जी, क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल ये है, तो सबसे कम एनर्जी यहीं से ही होगी। ठीक है, तो मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहीं से ही होगी। तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 के लिए ये हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि, या फिर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। और इसके अंदर देखो 1/1 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो n2 की वैल्यू 2 स्क्वायर, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो हम बस लाइमन सीरीज की जो एक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिक फ्यूजन प्रिंसिपल स्टेट्स है। पॉलिक फ्यूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, नहीं सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। नो इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम। तो एंड द पार्टिकल्स विद इन टीचर हाफ कैन नॉट एग्जिस्ट, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इट इज पॉलिक फ्यूजन प्रिंसिपल ने बताया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट इज इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है? तो बामा सीरीज जो है वो विजिबल रीजन के अंदर आती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द इलेक्ट्रॉन हैज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 7, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू 7 है, देन इट विल हैव द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे और जो है, अब देखो एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात की हुई है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इतना है और हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, l इज इक्वल्स टू रूट ऑफ l, l+1 h कट, which is also written as l+1 h/2 पाई। h कट की वैल्यू होती है ना h/2 पाई, तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद l इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 7, 7+1, ठीक है, h/2 पाई है आंसर में, तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। l 7, 7+1 8, 7 h/2 पाई। अब 7 इज 56, रूट ऑफ 56 h/2 पाई। ठीक है, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज h/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ अभी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम्स तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक का पेज भी हमारा जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड द बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।